एक वक्त था जब दाऊद इब्राहिम सशर्त भारत आना चाहता था, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था को किनारे करके उसे भारत लाना संभव नहीं था। दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी और भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत उसे सजा दिलाना हमारी जांच एजेंसियों का एक ऐसा एम है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। क्या दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है? क्या उसे भारत लाने की कोशिश नहीं हुई? आखिर डोंगरी से दुबई और दुबई से पाकिस्तान का सफर उसने कैसे तय किया? आइए जानते हैं। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था इब्राहिम कास्कर, जो मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में बतौर कांस्टेबल काम करता था। वो अपने बच्चों के प्रति काफी स्ट्रिक्ट नेचर के थे, अपने फर्ज को लेकर एकदम कट्टर ईमानदार। कोई भी गलती हुई तो पिटाई करने से बाज नहीं आते थे। ये और बात है कि इसके बावजूद वो अपने सभी बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। आगे चलकर ये लोग मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने लगे। दाऊद के पिता अपने बच्चों का लालन पालन भी वहीं करने लगे। उस समय मुंबई में पठान गैंग सक्रिय हुआ करती थी। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच भी गैंग वॉर होने लगी। एक बार ऐसे ही गैंग वॉर के बाद दाऊद इब्राहिम के पिता पुलिस टीम के साथ रेड मारने के लिए गए। वहां जाकर उन्हें पता लगा कि उनका अपना बेटा ही इस गैंग वॉर का जिम्मेदार है। इसके बाद उन्हें काफी गुस्सा आया। उन्होंने दाऊद को पकड़ा और अपने बेल्ट से उसकी पिटाई करते हुए उसे थाने लेकर गए। लेकिन इस मामले में फाइनली केस ने पुलिस दर्ज ही नहीं किया और दाऊद को समझा बुझाकर छोड़ दिया। अपने स्कूल के जमाने से ही दाऊद इब्राहिम झगड़ा करने के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि उसने स्कूल में भी अपनी एक गैंग बना ली थी। आगे चलकर केवल 7वीं क्लास के बाद ही इसने स्कूल को ड्रॉप भी कर दिया। दाऊद ने जुर्म की दुनिया में उस समय खालिद पहलवान को अपना उस्ताद बनाया और खालिद ने ही दाऊद को चाकू चलाना, क्राइम की दुनिया में जुर्म करना, पुलिस और दुश्मनों से बचना और दुश्मनों को कंट्रोल करना जैसी बातों को उसने सीखा। और आगे चलकर दाऊद इब्राहिम इतना माहिर हो गया कि वो खालिद पहलवान के भी दायरे से बाहर चला गया। आपको बता दें कि खालिद पहलवान एक पढ़ा लिखा रेसलर था। वो भोपाल से कॉमर्स ग्रेजुएट था, पर मुंबई पहुंचकर जुर्म की दुनिया में चला गया और दाऊद को जुर्म की ट्रेनिंग देने लगा। हुसैन जैदी ने दाऊद इब्राहिम पर कई किताबें लिखी। इनमें से एक किताब में उसने दाऊद इब्राहिम और उसके क्राइम मेंटोर के बारे में भी लिखा। वैसे तो आजादी के बाद से 60 से 70 के दशक में ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के चंगुल में आ गई। उस समय मुंबई में क्राइम वर्ल्ड को 3 लोग कंट्रोल करते थे। पठान गैंग का करीम लाला, हाजी मस्तान और साउथ से आया हुआ वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई। इन तीनों ने कई दशकों तक अंडरवर्ल्ड को चलाया। पुलिस से लेकर राजनेताओं तक उनकी सेटिंग थी और इसी की आड़ में ये मुंबई में अपने काले कारनामे करते थे, जिनमें अवैध शराब का धंधा, विदेशी माल की तस्करी, जुआ, सट्टा और सबसे बड़ा काम हफ्ता वसूली। यूं तो दाऊद ने अपना पहला जुर्म साल 1974 में किया, लेकिन दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में सीधे सीधे पठान गैंग से टक्कर ली। उसने अकेले ही इन तीनों को चुनौती देते हुए अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का चलाने की कोशिश की। 80 के दशक में वो बड़ी तेजी से उभर कर सामने आया। दाऊद इब्राहिम की दिलेरी देखकर पुलिस ने भी सोचा कि क्यों ना इसे मुंबई में सक्रिय अंडरवर्ल्ड के इन तीनों को खत्म किया जाए। ऐसा हुआ भी, पर बदले में मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम के छोटे मोटे जुर्म को टॉलरेट करती थी। दाऊद इब्राहिम ने पुलिस के इस रवैये का जबरदस्त फायदा उठाया और अपने दुश्मनों को खत्म करके उनके धंधों को कंट्रोल लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आगे चलकर वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया कि मुंबई पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गया। आपको बता दें कि जब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान का कंट्रोल रहा, उसने जुर्म तो किया, लेकिन कुछ उसूलों के साथ। वो केवल विदेशी माल की तस्करी या फिर सोने का काम करता था। खून खराबे से दूर रहना और आपस में कभी किसी के परिवार पर हमला न करना भी उसका उसूल था। शुरुआत में दाऊद इब्राहिम ने इसकी गैंग को ज्वाइन किया और उसके बाद अपना वर्चस्व बढ़ने के लिए इसने तमाम उसूलों को तोड़कर जुर्म करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर गैंग वॉर होने लगी, गोलियां चलने लगी, खून खराबा होने लगा, यहाँ तक कि परिवार पर भी हमले होने लगे। इन्हीं हमलों का शिकार दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर कास्कर हुआ। दरअसल जब तक दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई जिंदा था, दाऊद अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चलता था और गैंग को साबिर ही लीड करता था। इसीलिए दुश्मनों ने साबिर को ही निपटा दिया। लेकिन इस घटना ने दाऊद को और भी ज्यादा खतरनाक बनाया। साल 1986 के आते आते
वर्धा राजन वापस साउथ इंडिया चला गया, हाजी मस्तान पॉलिटिक्स में चला गया और पठान गैंग को दाऊद इब्राहिम ने लगभग खत्म ही कर दिया। हालांकि इसी बीच पुलिस ने इसे कई बार अरेस्ट भी किया, मुकदमे भी चले, पर इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं मिली, जिसके चलते इसे छोड़ दिया गया। अंडरवर्ल्ड को दाऊद इब्राहिम ने बड़ी ही चालाकी से कॉर्पोरेट में बदलना शुरू किया। उसने बेशुमार पैसा कमाया। आज उसकी लगभग 7 मिलियन की संपत्ति है। कंस्ट्रक्शन, होटल, शॉपिंग मॉल जैसे मॉडर्नाइज बिजनेस में उसने काफी पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन बढ़ते खून खराबे और सड़कों पर होती गैंग वॉर के चलते मुंबई पुलिस पर सवाल उठने लगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने लगी। तब पुलिस ने अपराधियों पर कंट्रोल करना शुरू किया। एनकाउंटर्स होने लगे। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम ने अपने लिए खतरे को समझते हुए हिंदुस्तान को छोड़ा और दुबई में रहने लगा। साल 1993 के मुंबई बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोपी है और जांच एजेंसीज इसे अन्य मामलों में भी तलाश कर रही है। लेकिन भारत को छोड़ने के बाद दाऊद इब्राहिम और भी ज्यादा ताकतवर हो गया और उसने अपनी डी कंपनी को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर दिया। डी कंपनी को कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचाने में छोटा राजन ने भी काफी काम किया। एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड पर अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए एक से बढ़कर एक कैंडिडेट मौजूद थे, जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपराध की दुनिया में उछल कूद मचा रहे थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड का किंग बनने की अपनी जर्नी में दाऊद इब्राहिम इस स्टेज को पार कर चुका था। पठान गैंग और दूसरे लोगों से लड़ने के दौरान ही उसने मुंबई में इतनी पैठ बना ली थी कि उसके एक इशारे पर उसके लड़के किसी का भी काम तमाम करने को तैयार थे। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के सेकंड फेज में आ चुका था। अब वो मैदान में फ्रंट फुट पर नहीं खेलता था, बल्कि पवेलियन में बैठकर माइंड गेम खेलता था। किसी व्यक्ति का कहां इस्तेमाल करना है, इस बात को वो अच्छी तरह से जानता था। यही वजह थी कि वो अपने दुश्मनों को या तो आपस में लड़वा कर मार देता था या फिर मुखबरी करके पुलिस की गोली का शिकार बनवा देता था। अगर इससे भी बात नहीं बनती थी तो अपने ही किसी आदमी को भेजकर उसे खुद ही मरवा देता था। एक एक करके उसने हर उस आवाज को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जो उसके खिलाफ उठ सकती थी या उठ रही थी। वो दुबई में था। उसके धंधे को यहाँ पर छोटा राजन, छोटा शकील, अबू सलेम जैसे लोग संभालते थे। लेकिन दाऊद की इस गैंग में भी हर कोई दाऊद की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगा रहता था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चलती रहती थी। आगे चलकर छोटा राजन को यह महसूस होने लगा कि उसे अब इग्नोर किया जाने लगा है। दाऊद भी इस बात को समझता था। जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम आया, तब यहां से अंडरवर्ल्ड में भी कम्युनल फैक्टर ने एंट्री मारी। 1993 के बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ने डी कंपनी को छोड़ दिया। इस मामले में छोटा राजन का कहना था कि अपराध एक अलग चीज है, लेकिन देश के खिलाफ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उसने इंडियन इंटेलिजेंस का साथ दिया और कहीं ना कहीं डी कंपनी की जड़ें काटने का काम करने लगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे नए साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आगे चलकर डी कंपनी के शरद शेट्टी ने छोटा राजन पर जानलेवा हमला कराया, लेकिन वो बच गया। फिर छोटा राजन ने शरद शेट्टी को भी ठिकाने लगा दिया। फिलहाल छोटा भारत की जेल में है। इसी दौरान हमारी जांच एजेंसियों ने भी डी कंपनी के इस किंग को पकड़ने की कोशिशें की, पर वो सब नाकाम रही। दूसरी तरफ डी कंपनी के 2 नंबर के धंधे बराबर चल रहे थे। एक्सटॉर्शन, बैटिंग, स्मगलिंग जैसे तमाम धंधे वो अच्छा खासा कर रहा था और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। दाऊद इब्राहिम के साथ एक चीज हमेशा पॉजिटिव रही कि उसने करप्ट पुलिस और पॉलिटिक्स का अपने मकसद के लिए काफी होशियारी से इस्तेमाल किया। दाऊद इब्राहिम ने बॉलीवुड के जरिए भी अच्छा खासा पैसा कमाया। प्रोड्यूसर्स को धमकाकर उनसे पैसे निकाले। बॉलीवुड हीरोइन को अपने एक कॉल पर बुला लेता था। एक समय था जब दाऊद इब्राहिम फिल्मों में अपना पैसा भी लगाता था और अपने घर पर पार्टीज भी देता था। ये सेलिब्रिटी दाऊद इब्राहिम के घर जाकर पार्टियां अटेंड करके लौटती थी, लेकिन फिर भी पुलिस दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार नहीं कर पाती थी। दाऊद इब्राहिम का डर ऐसा था कि उसके बुलावे को कोई भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसने दाऊद इब्राहिम की बात नहीं मानी उसने उसे मौत की घाट उतरवा दिया। फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी और टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार का अंजाम देखकर बॉलीवुड के लोग भी सहम जाते थे। दाऊद इब्राहिम के संबंध बड़े बड़े व्यापारियों और राजनेताओं से भी रहे। यदि सच में हमारी जांच एजेंसियां दाऊद इब्राहिम को पकड़कर हिंदुस्तान ले आए तो उससे राज उगलवाने लगे।
तो न जाने कितने सफेद पोश लोगों के कॉलर का रंग काला हो जाएगा। इसीलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब पुलिस की टीम दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए पहुंचती है तो पुलिस के आने की सूचना मिलने से पहले ही दाऊद इब्राहिम तक वो सूचना पहुंच जाती है और वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। दाऊद इब्राहिम के अपराध जगत में इतने समय तक सरवाइव करने और भारतीय एजेंसियों से आंख मिचौली खेलने के पीछे पाकिस्तान का भी पूरा सपोर्ट है। वहां की एजेंसी ISI के डायरेक्शन और संरक्षण में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह ऑपरेट करती है। फिलहाल वो पाकिस्तान में है। हमें ये भी मालूम है कि वो कराची में किस जगह पर है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी उसे अब तक पकड़कर भारत में नहीं लाया जा सका। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ठिकाने लगाया, कुछ ऐसा ही हाल इसके साथ भी होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।